ओके जी। गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 गेट 2026 क्रैश कोर्स का। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इस वाले चैप्टर से आपको हर बार लगभग एक से दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो लगभग ऐसा रहता है जो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बट एक क्वेश्चन में थोड़ा सा वो टेक्निकल चीजें दे देगा। यदि आपको थ्योरम्स या जो भी हमारे मेथड्स है उनके बारे में डिटेल में जानकारी है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यदि कहीं पे आपने कुछ मिस कर रखा है तो वो क्वेश्चन मतलब ऐसा भी फील होगा कि आप कर पा रहे हो और आपसे होगा भी, है ना। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन में यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। कहीं पे किसी का कोई भी डाउट आता है तो आप हैंड रेज करके अनम्यूट करके अपना डाउट भी पूछ लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड्स पे, फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सॉरी रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, फिर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमारे पास इस वाले चैप्टर में क्या है, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है। तो यदि हम मेथड्स की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज करते हैं रियल एनालिसिस की। क्योंकि जो भी हमारे पास इक्वेशंस मिलेगी वो कॉन्टिन्यूस भी होंगी, डिफरेंशियल भी होंगी, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो हमें गारंटी करेगी कि यदि आपके पास एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो है। ओके, थ्योरम्स में बात करें ना, ये अभी फिर मेथड्स उसके बाद, क्योंकि कई सारे मेथड्स में यूज होगी। एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो है, देन दिस इंप्लाई देयर इज अ सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। ये हमें गारंटी करने के लिए यूज करना होगा। पहला मेथड है हमारा बाइसेक्शन मेथड। ये मेथड बेसिकली इसी वाली थ्योरम पे काम करता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। राइट। और हर बार ये क्या करेगा कि आपके पास जो भी इंटरवल मिल जाएगा उसके बीच में मिड पॉइंट पे एक नया अप्रोक्सीमेशन देगा, फिर आप वहां पे दोबारा से चेक करोगे। तो इसे आपको हर स्टेज पे अप्लाई करके देखना होता है कि क्या आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से दो पॉइंट के बीच में रूट गारंटी हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फिर उसका हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास ए दिया, यहाँ पर बी दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, यहाँ पर निगेटिव, फिर उसके बीच में ये वाला पॉइंट मिल जाएगा ए प्लस बी बाई टू। फिर इस पे साइन चेक करेंगे, प्लस आएगा तो फिर बी के साथ जाएगा, माइनस आएगा तो फिर वो ए के साथ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए माइनस आया तो जो रूट होगा फिर ए से ए प्लस बी बाई टू में मिलेगा। राइट। तो फिर यहाँ पर हाफ हो जाएगा। फिर इस पे रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस कि प्लस आया तो ए प्लस बी बाई टू के साथ जाएगा, माइनस आया तो आपके पास ए के साथ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है सभी को या नहीं? कुछ लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, एक मिनट रुक जाइए, सेटिंग ऑफ करना रह गया। कितने सारे बच्चे हैं ये, नहीं ये पता भी कैसे हो रही है जो। एक मिनट बच्चों को जाओ। तो मैं आपको बता रहा था बाइसेक्शन मेथड। ठीक है। तो इसमें हमें रिपीटेडली यूज करना पड़ता है कि आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा के चेक करोगे कि कहाँ पर प्लस है कहाँ पर माइनस है, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये वाला मेथड इसी वजह से बहुत स्लो है, बट ये गारंटी है कि सॉल्यूशन आपको निकाल जरूर देगा। ठीक है। अब आपको कम समय में आपको अपना आंसर निकालना है, तो अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि सपोज करो आपने मान लीजिए कि टू लेंथ का इंटरवल ले लिया, मतलब आपके पास 1.0 मिला, 1.2 मिला, जहां पे साइन चेंज हो रहा है। और आपने जैसे आपको साइन चेंज मिला वैसे ही आपने वहां पे कंडीशन छोड़ दी, और आपने ये यहाँ पे लाइन मिला के बोल दिया जी अब इसके अंदर हम बाइसेक्शन मेथड लगाएंगे। तो आप पहले स्टेप में यहाँ पर वन पर आएंगे, फिर उसके बाद या तो 1/2 पर जाएंगे या 3/2 पर जाएंगे। ठीक है। तो मेथड मेरा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा।
तो कोशिश ये करें जितना स्टार्टिंग वाला इंटरवल है जितना छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो कैलकुलेटर यूज करना है तो फटाफट से वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितना छोटा होगा इंटरवल उतना जल्दी आप उसका आंसर निकाल पाएंगे, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा समय लगेगा। ये इस मेथड का ड्रॉबैक, ठीक है। अच्छी बात यह है कि जब आप इससे सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये गारंटी है कि सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती कि सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मेथड हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी मेथड है, जितनी भी हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, सब किसके लिए बात करेंगे? पहले तो यहां पर होगा आपके पास रियल रूट मिलना चाहिए, और दूसरा रूट कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। यदि आपके पास मल्टीपल रूट हुए तो फिर वहां पे मेथड काम नहीं, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड, दूसरा मेथड आपका आता है इसी में, रेगुलर फॉल्स, ठीक है। और इसी के साथ बिल्कुल पैरेलल आता है सीकेंट मेथड, ठीक। मैंने इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो तो बिल्कुल है सेम, बट जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। रेगुलर फाल्सी के अंदर वो बोलता है कि आप हर बार जब नेक्स्ट पॉइंट निकालने जाएंगे तो इसमें हमें नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे बाइसेक्शन में आपको नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, ऑन द सेम नोट रेगुलर फाल्सी और सीकेंट में भी प्रीवियस 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब जो रेगुलर फाल्सी है वो बोलता है कि प्रीवियस 2 पॉइंट आपके आइडेंटिफाई होंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। मतलब आप हर बार ये गारंटी करते चलोगे कि जो 2 पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो उनके बीच में रूट मिलेगा ही मिलेगा, तब जाके आप रेगुलर फाल्सी से आंसर निकाल पाएंगे। जबकि जो सीकेंट मेथड है वो ऐसी आपसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं करता, वो बस ये कहता है कि आप 2 पॉइंट लीजिए और फिर एक फॉर्मूला मिलेगा, वहां से आप उसके नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है 2 पॉइंट्स लेने की, आप चाहे तो इंटरमीडिएट से ले सकते हैं, नहीं तो आप अपनी चॉइस से ले लीजिए। बट जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि रेगुलर फाल्सी मेथड, क्योंकि हमें बार बार चेक करना है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो इसलिए ये वाला मेथड हो जाता है स्लो, बट कन्वर्जेंस गारंटीड मिलेगी। बट जो सेकेंड मेथड है वो मेरा फास्ट तो काम कर जाएगा, बट तब करेगा जब मैं ये कह पाऊं कि मैं पॉइंट ऐसे ले रहा हूं जिससे कि मैं रूट की तरफ कन्वर्ट कर जाऊं। पता चला हमने रूट से काफी दूर वैल्यूज ले ली, पॉइंट्स ले लिए, तो हो सकता है कि आपका ये वाला मेथड डाइवर्स कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि जब हम कोई भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें तो आंसर चाहिए, हमारा मेथड तो कन्वर्स करना चाहिए। तो सेकेंड मेथड में भी जो हम इनिशियल 2 पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे वो हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ही कंसीडर करके चल लें, तो फिर मेरा रूट वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। बट यदि नहीं लिया तो अभी मैं ग्राफिकल दिखाऊंगा कि क्या समस्या होती है। फिर इससे नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है वो आता है न्यूटन रेफसन मेथड। सीकेंट में और न्यूटन रेफसन में बस एक ही डिफरेंस है, क्योंकि ये जो सीकेंट है, रेगुलर फाल्सी है, ये बेसिकली मैं 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से जनरेट करता हूँ, ठीक है। आप जो लाइन की इक्वेशन निकालते हैं स्लोप की हेल्प से, बट वहां पे 2 पॉइंट से जो स्लोप मिलती है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, उसका यूज करते हैं। जबकि न्यूटन रेफसन में हम वैसे ही लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, बट अब की बार हमारे पास जो स्लोप फॉर्मूला है वो चेंज होके किससे रिप्लेस हो जाएगा? डेरिवेटिव से, क्योंकि यहां पर मेरे पास केवल और केवल एक ही इनिशियल पॉइंट, फिर उससे मैं नेक्स्ट पॉइंट निकालता रहूंगी, ठीक है। तो इन दो मेथड में मुझे नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए प्रीवियस 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपका 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। और न्यूटन रेफसन मेथड में मुझे नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए केवल 1 पॉइंट की रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम 1 पॉइंट से ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम समस्या है कि यदि आप रूट से दूर गए तो हो सकता है कि आपका मेथड कन्वर्ज ना करे, और यदि आप रूट के पास में रहे तो आपका मेथड कन्वर्ज कर जाएगा। तो इन दो मेथड का ये ड्रॉबैक है कि ये कन्वर्ज करे ऐसा जरूरी नहीं, बट ये दो मेथड
स्लो होने के बावजूद आपको कन्वर्जेंस गारंटीड देंगे। तो किसी मेथड का कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है। ठीक। बट पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे लिए मेथड वो बेस्ट है जो सबसे फास्ट कन्वर्ज करता है, क्योंकि जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो हम चेंज कर करके देख सकते हैं। बट जब हम एक लूप में कोई भी मेथड अप्लाई कर देंगे, है ना, कोई भी हम एक कोडिंग कर देंगे, तो फिर हमारे लिए वो ज्यादा प्रोफिशिएंट रहेगा जिसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट आती है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, कि मैं कौन सा मेथड क्यों प्रेफर करता हूं, मुझे क्यों बाइसेक्शन से मुझे रेगुलर फाल्सी की जरूरत पड़ी, क्यों रेगुलर फाल्सी से सीकेंड की जरूरत पड़ी, माइनर चेंज करा, और क्यों सीकेंड से मैं न्यूटन रेफसन पे जाता हूँ। क्योंकि मुझे वहां पे कम इटरेशन में स्पीड का क्या मैटर बनता है बेसिकली। हाँ, अभी बताऊंगा ना फिक्स पॉइंटों को। एक मिनट। हाँ, पूरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमारे पास मेथड वो बेस्ट है जिसकी स्पीड ज्यादा है। मान लीजिए आपके पास दो मेथड हैं और एक की स्पीड कम है और एक की ज्यादा है। तो होगा क्या, जैसे आपने नंबर ऑफ इटरेशन 10 करे, मतलब 10 टाइम आपने उस मेथड को अप्लाई करा रूट तक पहुंचने के लिए। तो हो सकता है कि आपने जो स्लो स्पीड वाले में करा है वो आपके रूट तक ना जाए, ठीक है, 10 इटरेशन के बाद भी। बट जो आपके पास ज्यादा रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ज्यादा स्पीड वाला मेथड है, वो हो सकता है कि 10 से भी कम इटरेशन में रूट की तरफ कन्वर्ज कर जाए। ठीक है। तो इस वजह से हम हर किसी मेथड की, चाहे जो भी मिल जाए, उसके अंदर कुछ इस तरह के चेंजेस हम करते रहते हैं। आप देखोगे, हम तो न्यूटन रेफसन मेथड पढ़ रहे हैं और ये सेकंड ऑर्डर का मेथड होता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस टू। न्यूटन रेफसन मेथड को चेंज करते करते, मॉडिफाई करते करते, आई थिंक 8 to 10 रेट ऑफ कन्वर्जेंस तक पहुंचा दिया। मतलब आपके पास 8 डेसिमल तक आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है। या आपकी जो एरर होगी, आपको ऐसी वैल्यू पता चल जाएगी जिससे कि 8 पॉइंट तक 0 0 0 0 0 मिलता रहे, जो एरर आनी शुरू हो वो उसके बाद। ठीक। तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हमारे सिलेबस का पार्ट केवल, राइट। फिर बात आती है इन वाले मेथड्स की रेट ऑफ कन्वर्जेंस की। तो जो मेरे पास बाइसेक्शन मेथड होता है, इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर होती है, दैट मीन्स 1। ठीक। जो रेगुलर फाल्सी है, उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन से थोड़ा ज्यादा है, बट ये भी लीनियरली ही कन्वर्ज करता है। इसकी भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आपको हर स्टेप में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा के देखनी पड़ेगी और उसके बाद में आप आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बस करने का तरीका डिफरेंट होगी, राइट। बट जो सीकेंट मेथड है, क्योंकि वो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको पॉइंट दो ही लेकर चल रहे हो, बट जो दो पॉइंट हैं वो प्रीवियस में, जैसे आपने यहां पर कहा कि आपके पास एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स नॉट पे माइनस मिल गया, एक्स वन पे प्लस मिल गया। आपने कहा कि एक्स टू निकाल लो। अब जो बाइसेक्शन है, एक्स टू बिल्कुल देगा बीचों बीच, बिल्कुल मिड में। बट जो ये वाला मेथड है मेरे पास, रेगुलर फाल्सी, वो हो सकता है कि सपोज करो एक्स नॉट के करीब रूट है तो वो आपको एक्स नॉट के करीब दे सकता है, या एक्स वन के करीब, मतलब वो मिड पॉइंट दे ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपको दाएं बाएं भी दे सकता है। मान लीजिए आपको यहां पर मिल गया एक्स टू। अब मेरे पास तीन पॉइंट हो गए, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू। एक्स नॉट एक्स वन की हेल्प से आपने एक्स टू निकाल दी। सेकेंड मेथड बोलता है कि जब आपको एक्स थ्री निकालना है तो आप एक्स वन, एक्स टू का यूज करेंगे विदाउट एनी चेक। सेकेंड में। बट रेगुलर फाल्सी बोलता है कि आप दो पॉइंट वो सेलेक्ट करोगे जिसपे साइन चेंज हो। मान लो कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स टू पे दोबारा से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। दोबारा से वैल्यू निकाली, ये हुआ प्लस का। तो सेकेंड तो कह रहा है कि आप प्लस प्लस वाले के साथ चले जाओ। ठीक। बट जो रेगुलर फाल्सी है वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप एक्स टू और एक्स नॉट के साथ जाइए। समझ में आई बात। एंड दैट्स वाई ये वाला मेथड आपका हो जाएगा स्लो।
तो इसके अंदर मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखूं और एन की वैल्यूज पे रन करा दूं और कह दूं कि जी अब इस पे आप आंसर निकाल लीजिए। आपके पास जो हर बार इधर तो ये एक्स थ्री की जगह एक्स टू की जगह एक्स थ्री हो जाएगा, बट आपके पास इधर एक्स 0 x1 या x1 x2 ऐसा मैं गारंटी नहीं कर सकता। आपके पास x1 x2 भी हो सकता है, x0 x2 भी हो सकता है। करेक्ट। तो जो राइट साइड के यहाँ पर पॉइंट्स हैं उन्हें आप बार बार इनिशियल पॉइंट या जैसे हम जो फॉर्मूला लिख देते हैं वो ए और बी में लिख देते हैं। तो जो आपके पास छोटे वाला पॉइंट है उसे ए मान लीजिए और जो बड़े वाला पॉइंट है उसे बी मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप राइट साइड में फॉर्मूला सेम चलता रहेगा। लेफ्ट साइड के आपके ये पॉइंट्स x3 से फिर x4 आ जाएगा, फिर x5 आ जाएगा, फिर x6 आ जाएगा एंड सो। जबकि सेकेंड में ऐसा नहीं है। आपके पास वहां पे पूरी स्कीम चलेगी। एन की वैल्यू आप रखते चले जाओ। जब x3 निकालोगे तो आपको x2 x1 की जरूरत होगी। जब x को निकालोगे तो आपको x2 x3 की जरूरत। समझ में आया? ठीक है। अब काम कैसे करते हैं ये वाले मेथड, वो भी समझ लीजिए। जैसे आपके पास ये कोई एक फंक्शन है, राइट। आपने यहां से मुझे 2 पॉइंट दिए। जब मैं रेगुलर फाल्सी की बात कर रहा हूँ, पहले रेगुलर फाल्सी बता रहा हूँ। तो आप मुझे एक पॉइंट ऐसा दोगे जहां पे प्लस की वैल्यू मिल रही है और एक ऐसा दोगे जहां माइनस की वैल्यू मिल रही है। तो ये हुआ ये। आपके पास ये पॉइंट ए है और मान लो ये ए मान लो, इसे बी कह दो। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी एफ बी कोमा एफ बी, और यहाँ पर हो जाएगी आपके पास ए कोमा एफ ए। वो कहेगा कि आपका जो कर्व है वो तो जैसे मिल रहा है वैसे मिल रहा होगा, बट आप इसे अप्रोक्सीमेट करोगे एक कोड से, ठीक है, एक सीकेंड से। तो वो कैसे बनाएगा? इस वाले पॉइंट को मिलाएगा वो इस वाले पॉइंट से, ठीक है। उसने यहां पर मान लो ऐसे मिलाया। तो कुल मिला के जब हम इस वाले कर्व को इस वाली लाइन से रिप्लेस कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज फॉल्स पोजिशन एंड दैट्स वाई रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ फॉल्स पोजिशन भी बोलते हैं। तो वो बोलता है कि इस वाली कोड को आपने निकाला तो आप देखिएगा कि इसने एक्स एक्सिस को कहां पर कट करा। एक्सिस को जहां पर कट करा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, ठीक। उस परपेंडिकुलर से आपके पास एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपके कर्व पे। मान लीजिए ये आपके पास मिल गया ए बी की हेल्प से x0 x1 x2 मान लीजिए। तो x2 की हेल्प से ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2 f x2। अब इसके साथ फिर से देखो कि कहां पर प्लस है और कहां पर माइनस है। तो आपके पास यहाँ पर माइनस मिल रहा है, यहाँ पर प्लस मिल रहा है। तो वो कहेगा कि फिर से एक कोड और ड्रॉ कर। तो एक कोड आप यहाँ से और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे यदि नोटिस कर रहे हो तो देखो आप यहाँ पे रूट के करीब जाने लगे, जबकि आपके पास पहला पॉइंट ए वो रूट से दूर था और जो दूसरा पॉइंट बी था वो तो काफी दूर। समझ में आई बात? जबकि आप बाइसेक्शन मेथड लगाओगे तो आप पहली बार आओगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आप फिर उसका बाइसेक्शन करोगे, फिर आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी, फिर बाइसेक्शन करोगे, फिर यहाँ पर आओगे। तो मतलब जिस पॉइंट पे आप अभी आ चुके हो पहली बार में, वो आपको हो सकता है तीसरी या चौथी बार में मिले बाइसेक्शन। समझ में आई बात? पहली ये तो हुआ बाइसेक्शन में, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे फिर दोबारा से करेंगे। अब जो सीकेंट मेथड है वो क्या कहेंगे? उसने कहा कि आपको जो 2 पॉइंट है उस पे कोई कंडीशन अप्लाई होने की जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेट ऑफ कन्वर्जेंस यदि आपके पास पेपर में आती है तो आप उसे रेट ऑफ कन्वर्जेंस से ही आंसर करेंगे, ठीक है। आप यदि बुक पढ़ना चाहें तो बुक पढ़ लीजिएगा आप जैन अयंगर की, ठीक है। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं चाहिए क्योंकि कहीं पे वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी देगा एग्जाम में और कहीं पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी देगा। तो जवाब अपना एक ही हिसाब से दीजिएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड मेथड क्या कह रहा है कि आपको जो इनिशियल 2 पॉइंट है उस पे कोई कंडीशन नहीं है।
राइट। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे मान लिया ये वाला ए। ए पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये वाली ए एफ। काम इसका भी वैसा ही है कि आप इन दोनों पॉइंट को मिला दो, कोड बना दो। तो आपने ठीक है इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दी, कि आपके पास बन गई ऐसे कोड। इसे बढ़ाया पीछे की तरफ, तो आपके पास अब पॉइंट आया ये वाला। ठीक है, ये आपके पास हुआ एक्स नॉट, ये हुआ आपके पास एक्स वन। अब आपके पास मिल रहा है यहाँ पर ये पॉइंट एक्स टू। ठीक है, तो आप एक्स टू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे आपके पास ये मिल जाएगा एक्स टू एफ एक्स टू। अब वो आपसे बोलता है कि आप एक्स टू और एक्स वन को लेके कोड ड्रॉ करो और फिर निकालो अपना थर्ड। समझ में आई बात? मतलब अब आप यहां से थोड़ा सा लाइन मुझे ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, है ना, फिर भी करता हूँ फ्री हैंड जैसी भी है ये, और ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड होगा, मेथड दोनों में जो फॉर्मूला है वो दोनों में सेम लग रहा है। ठीक, बट उसके अंदर वो बोल रहा था कि मुझे बार बार चेक करना है कि प्लस माइनस का साइन है कि नहीं है, जबकि यहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर बात समझ में आई सभी की? ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बनाता है, हमारे पास जो लाइन का फॉर्मूला मिलता है वो होता है y माइनस के वाई नॉट इज इक्वल टू एफ, हाँ, एक्स वन माइनस के एफ एक्स नॉट, इसे एफ एक्स नॉट ही लिखते हैं, एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस के एक्स। ठीक है, ये हो गई आपके पास स्लोप, और साथ में x माइनस के एक्स नॉट। ये किसकी इक्वेशन हुई, ये हुई आपके पास इस वाली लाइन की, जो भी आपने ये ड्रॉ करी। ठीक, हमें निकालना है इस लाइन से नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x की वैल्यू, तो वो मुझे कहाँ मिलेगी, वो मुझे मिलेगी x एक्सिस पे। और x एक्सिस पे जो इस लाइन पर वैल्यू आ रही है, यदि मुझे वो वैल्यू निकालनी है तो मैं y की जगह 0 रख दूं तो मुझे x मिल जाएगा कि नहीं? राइट, तो हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में y की जगह रखते हैं 0। y की जगह 0 रखने पे इसे सॉल्व करेंगे, इसे तो लेफ्ट में छोड़ दो, बाकी सबको राइट में ले जाओ। तो यहां से आपके पास हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस के एफ एक्स नॉट, यहाँ पे बाहर माइनस, और साथ में एफ एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट को दूसरी तरफ पहुंचा दो, तो ये हो गया आपके पास एक्स नॉट माइनस के एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस के एफ एक्स नॉट इंटू एफ एक्स। ठीक, हमारे पास एक्स नॉट है, एक्स वन है, इसे क्या कह दिया गया, एक्स टू कह दिया। ठीक, फिर इसी में आप 0 1 और 2 की जगह एन का रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है ऐसे, एक्स एन प्लस वन इजक्वल टू, यहां से आएगा आपके पास एन प्लस टू कर दो चलो, तो एन और एन प्लस वन के लिए कर देंगे, तो एक्स एन प्लस वन माइनस के एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ एक्स एन प्लस वन माइनस के एफ एक्स एन, और साथ में एफ। ठीक, ये जो फॉर्मूला है एन की वैल्यू के लिए किसके साथ रन करेगा, सीकेंड के या रेगुलर फाल्सी के, इनरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास एफ ए और एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही। बोलो, सीकेंड या रेगुलर फाल्सी? सीकेंड। ठीक है, बट जो रेगुलर फाल्सी होगा उसमें ये जो ये वाली कंडीशन है, इसमें आप क्या करोगे, एक्स एन को तो मान लो ए, और एक्स एन प्लस वन को मान लो बी। ठीक है, और ये आपके पास छोटा पॉइंट हो गया, ये बड़ा पॉइंट हो गया। राइट, एक पे पॉजिटिव वैल्यू एक पे निगेटिव वैल्यू जैसी भी आ रही हो, और उसके अकॉर्डिंग इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा ए माइनस के बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए इंटू में एफ ए। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से आ गया ए एफ बी माइनस के ए एफ ए। ठीक है, माइनस के एफ ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी एफ ए, और प्लस के ए एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, ए एफ ए से ए एफ ए कट गया, तो ये आ गया आपके पास ए एफ बी माइनस के बी एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ।
ठीक। तो वहां पे जो भी आप 2 पॉइंट बार बार इटरेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो बस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाते रहिए और राइट साइड में इसी वाले फॉर्मूले में रखते रहिएगा। नेक्स्ट वाली वैल्यूज आपकी ये बढ़ती रहेगी। ठीक है। अब इसके अंदर जब हम न्यूटन रेफसन की बात करते हैं, तो न्यूटन रेफसन में हमारे पास केवल एक पॉइंट है। तो वो कैसे काम करेगा? वो बोलता है कि आपके पास कर्व कुछ इसी तरह से था। कर्व मान लीजिए कुछ इसी तरह से था। आपने जो भी पॉइंट मुझे इनिशियल दिया, आपने यहां पर दे दिया मुझे ये एक्स में। ठीक है। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। वहां पे हम स्लोप निकाल रहे थे, स्लोप हम 2 पॉइंट की हेल्प से निकाल रहे थे, बट यहाँ पे हमारे पास स्लोप नहीं है। तो फंक्शन को वो डिफरेंशिएबल बना कर देगा, जिससे कि आप उसका डेरिवेटिव निकाल पाओ। ठीक है। तो यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा वो आपके पास ये है। बस इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी तब? y माइनस के वाई नॉट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू में एक्स माइनस एक्स। काम इसके अंदर भी वही होगा कि आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, y की वैल्यू 0, तो आपके पास x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या जाएगा यहाँ से? x माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस के वाई नॉट, यानी कि एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। एक्स नॉट को दूसरी तरफ पहुंचाओ तो आपके पास आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस के एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स। समझ में आएगी बात सभी के? ठीक है। तो इस तरह से तो हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि कोई चक्कर ही नहीं है पॉइंट चेक करने का। तो आप एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस के एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन कर। ठीक। ये वाला जो मेरा मेथड है, अभी मैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात कर रहा था, तो जो पहले दो मेथड है वो तो मेरे लीनियर रेट ऑफ कन्वर्जेंस से जाते हैं। जबकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो रेगुलर फाल्सी है उसकी कन्वर्जेंस 1.618 हुई, है ना? जबकि ऐसा नहीं है। 1.618 किसकी होगी? सीकेंड की, है ना? क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे तो सीकेंड के अंदर आपके जो प्रीवियस 2 पॉइंट है वो फिक्स नहीं है ना? उसमें दोनों के दोनों वेरी कर सकते हैं। बट जो आपके पास रेगुलर फाल्सी है उसमें एक पॉइंट वेरी करेगा, और एक पॉइंट आपको वो लेना पड़ेगा जिसके साथ वो साइन अपोजिट देगा। ठीक है। और इस वजह से वहां पे वो लीनियर हो जाता है। राइट। जो आपके पास न्यूटन रेफसन है उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है? ऑर्डर की। वो टू ऑर्डर का मेथड। ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास पर्टिकुलर मेथड। एक हमारे पास होता है जनरल मेथड, और वो है बाइसेक्शन। ठीक। बाइसेक्शन मेथड, सॉरी, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, नॉट बाइसेक्शन। उससे देखिए, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। ये मेथड बेसिकली जो हमारे पास सबसे लास्ट वाला न्यूटन रेफसन मेथड है, वो फिक्स पॉइंट इटरेशन का ही पर्टिकुलर कंडीशन है। ठीक है। ये क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसे आपको सॉल्व करना है, रूट निकालना है इसके। तो आप क्या करो, इसे एक्स, इसे कुछ इस तरह से लिखो, एफ एक्स को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव एक्स, मतलब इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लो। ठीक है। इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप क्या करो, एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स। हम बहुत बार करते हैं रियल एनालिसिस में, जब हमें किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने और उसमें मान लो कि कोई टर्म एक्स की दे रखी है, जैसे मैं अभी आपको कह दूं कि एक्स की पावर 5 प्लस के एक्स माइनस वन, तो आप क्या करोगे कि एक्स की पावर 5 माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स, ये यहाँ पे माइनस दे दो, ये आपके पास हो गया प्लस के एक्स। ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ तो एक्स का ड्रॉ करोगे और यहाँ पे एक्स की पावर 5 का बना के उसे 1 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। तो आप वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट देख लोगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वह इसके सॉल्यूशन होंगे। एग्री? बोलो हाँ या ना। सो जाओगे वरना चैट बॉक्स में एक्टिव रहो। ठीक। तो यही काम वो यहां पर बोल रहा है कि एक आप रख लो एक्स और दूसरा रख लो 5x। 5x को यदि आप ड्रॉ कर पाए तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट आराम से निकाल दोगे। ठीक है। अब यहां से वो इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले या इसके निकाले, दोनों सेम है कि नहीं है?
इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए वो हमें एक टूल दे देता है। क्या? कि भाई यदि तुम मुझे कोई एक ऐसा इंटरवल बता पाओ, ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं, कि आप मुझे यदि ये बता पाओ कि इस वाले इंटरवल के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, मेरे पास जो फाइव डैश एक्स है, इसका डेरिवेटिव का मॉडुलस स्ट्रिक्टली लेस देन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स एन कर दूं, मैं ये स्कीम बना दूं कि आप मुझे एक्स एन दो, मैं फाइव एक्स एन निकालूंगा, वो मुझे एक्स एन प्लस वन वैल्यू देगा, और इसी वाली सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ाता रहूं। तो जो मेरे पास एक्स एन सीक्वेंस है, ये क्या करती है, कन्वर्स करती है कहां पर, रूट की तरफ, किसके, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, या एक्स इज इक्वल टू फाइव, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास यदि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स एन कन्वर्स कर रही हो, तो आपके पास उन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव का मॉडुलस लेस देन वन ही मिले। ऐसा हो सकता है कि आपके पास डेरिवेटिव का मॉडुलस लेस देन वन नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आपकी जो स्कीम है वो कन्वर्स कर रही है। ठीक, अब उस केस में आप क्या करोगे, मान लो कि आपको कहीं किसी मेथड के अंदर ये पता चला कि यदि आपकी जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके या 0.1 से लेके इंफिनिटी तक या किसी भी इंटरवल में आ जाए, है ना, इस तरह से 0 to 2 में आ जाए या 0.1 से इंफिनिटी में आ जाए, एज बाय द क्वेश्चन, राइट। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि आपके पास मेथड कन्वर्स करेगा, और मान लो कि आपकी जो वैल्यू है वो इस वाले इंटरवल में नहीं आ रही, तो फिर आपको ये देखना होगा कि यदि मान लो कि आपने x की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, वो तो इस इंटरवल में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पे जो डेरिवेटिव है वो आपका लेस देन वन मॉडुलस का भी नहीं मिलेगा, या तो इक्वल टू वन होगा या फिर वन से बड़ा होगा, करेक्ट है। बट आपने ये ऑब्जर्व करा कि आप जैसे ही एक दो तीन चार मतलब कुछ इनिशियल पॉइंट रखते हो, तो आपका रूट जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो इसमें आ गया, और जैसे ही इसमें आ गया कोई भी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फिर तो मेरी थ्योरम वैलिड। वो कहता है कि फिर आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कुछ भी लेकर चल लो इस वाले इंटरवल से, आपकी स्कीम हमेशा कन्वर्ज करेगी ही करेगी, और इस वाले पॉइंट पे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ना। मतलब यदि 5 बार पेपर हो रहा है तो उसमें 3 से 4 बार ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, और डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आपके पास इंटरवल दे दिया कन्वर्स ना करें तब। हाँ, तो कन्वर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा, आपके पास ऐसे ऐसी इनिशियल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जिसपे आपके डेरिवेटिव का मॉडुलस लेस देन वन नहीं है, बट आपकी स्कीम फिर भी कन्वर्स कर रही है। आई बात समझ में? ठीक है, देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उस पर आप बताना कि जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, उसने लिखा कि एक्स एन इज इक्वल टू दिस, ठीक, तो यहां से पहले फंक्शन क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू, इधर से आएगा 5x, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस के 3/x। आप इसका डेरिवेटिव करो, ये है 5, 5 का डेरिवेटिव करा, वो मिला 1/2 माइनस के 3/x²। यदि मैं कहूं कि इसका मॉड मुझे 1 से लेस बनाना है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, 1/2 माइनस के 3/x² लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस, ठीक। आपने यहां से 1/2 माइनस कर दिया यहां से हटाने के लिए, तो आपके पास हो गया माइनस के 3/2 लेस देन माइनस के 3/x² एंड लेस देन 1 माइनस 1/2 1/2। यदि आप ये वाली कंडीशन लेते हैं तो माइनस के 3/x² लेस देन 1/2, आप x की कोई भी वैल्यू लेकर आओ, जीरो तो लेके आने से रहे, आपके पास कैसा मिलेगा, ये हमेशा 1/2 से लेस मिलेगा, तो इधर से तो आपके पास x पूरा का पूरा r-0 में कुछ भी हो सकता है। बट यदि इधर से लिया तो आप माइनस कैंसिल आउट करेंगे, 3 भी कैंसिल आउट करेंगे,
क्या हो जाएगा, 1/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1/x²। तो यहां से मिला x² मस्ट बी ग्रेटर देन 2। क्या पता चले, आपके पास x की वैल्यू √2 से बड़ी आए और यहाँ पे -√2 से छोटी आए, तो आपका मेथड ऑलवेज कन्वर्स करेगा। बट यदि मैंने आपको वैल्यू 0.1 दे दी, तो क्या आपके पास डेरिवेटिव का मॉडुलस लेस देन 1 मिलेगा? बोलो। नहीं। बट मेथड तो मेरा तब भी कन्वर्स करेगा। मेथड मेरा तब भी कन्वर्स करेगा। आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू दे दो मुझे। क्यों करेगा? जब तुम यहाँ पे 0.1 लोगे, तो ये जो xn-1/2 है, इससे तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने का ही नहीं, ये 0.05 बना देगा इसे। बट जितना x छोटा लोगे, ये जो 3/x है, ये तुरंत कूद के पहुंचेगा कि नहीं बड़ी वैल्यू की तरफ? पॉजिटिव में लोगे तो पॉजिटिव में, और नेगेटिव में लोगे तो नेगेटिव में। तो फिर क्या होगा, आपने जो भी मुझे √2 से छोटी वैल्यू दी, एक ही स्टेप के अंदर आप √2 वाली रेंज में आ गए कि नहीं आ गए? और जैसे ही यहां पर आया, फिर तो मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने तो कह दिया है कि यदि तुम्हारे पास कोई भी अप्रोक्सीमेशन यहां आ गया जिसमें डेरिवेटिव का मॉडुलस लेस देन 1 है, फिर तो आपकी स्कीम कन्वर्स करेगी ही करेगी। आई बात समझ की नहीं? तो बताओ, यदि मैं कोई भी एक्स नॉन जीरो ले लूं, तो फिर आपके पास ये वाला मेथड कन्वर्स करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, बात ये रहेगी कि भाई यदि तुमने एक्स पॉजिटिव लिया इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, तो आप पॉजिटिव रूट की तरफ जाओगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव। और आपने नेगेटिव लिया, तो आपके पास ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव की तरफ जाओगे। करेक्ट है? तो ये तो हो गई इसकी कन्वर्जेंस की कंडीशन। ठीक। अब बात करते हैं इसके रेट ऑफ कन्वर्जेंस की, क्योंकि इस वाले मेथड का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो 5x है वो कैसे निकाला। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ये जो मतलब 5x है वो कैसे कैसे निकाल सकता है। आपने मुझे यहां से कहा कि x - के 5x² + के x³ + 1 = 0। ठीक। तो मैंने यहां से सबसे पहले x इधर लिया और बाकी सबको दूसरी तरफ पहुंचा दिया, तो ये आ गया 5x² - के x³ - 1। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसे मान लो 5। ठीक। दूसरे केस में उसने क्या कहा कि आप एक्स ऐसे मत ना लो, आप इसमें से कॉमन ले लो। तो मिला मुझे एक्स 1 - के 5x, और दूसरी तरफ पहुंचाया तो मिला -के x³ -1 तो यहां से x हो गया -के x³ -1 डिवाइडेड बाई 1 - के 5x। इसे सॉल्व कर लिया तो x³ + 1 डिवाइडेड बाई 5x - 1, ये क्या हो गया 5/2x। आपने कहा कि नहीं, ऐसे भी नहीं करते, हम तो इन तीन में से कॉमन लेते हैं। ले लो कॉमन। तो यहां से क्या मिलेगा, ये आपके पास पहला हो गया, ये आपके पास दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात कर रहे हैं, एक्स कॉमन लिया तो आपके पास मिला -के 1 के 5x + के x² = -1। तो x क्या हो गया, -के 1/1 - के 5x + x²। ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, आपकी बारी ये मिलेगा। अब आपने कौन सा 5x लिया है ये तो आप ही जानते हैं, और जैसा जैसा आप 5x चेंज करेंगे, वैसे वैसे हो सकता है कि आपका मेथड कन्वर्ज करे और कन्वर्ज ना करे। राइट। तो इसीलिए इस वाले मेथड की हम जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो फिक्स नहीं कर सकते कि इतनी ही रेट ऑफ कन्वर्जेंस आएगी। ये डिपेंड करेगा आपने 5x कितना लिया। करेक्ट। आपने जो fx में x को और 5x को सेपरेट किया है वो किस तरह से किया। क्लियर पॉइंट? बोलो। अब जब भी हम कभी ऑर्डर निकालते हैं या रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, तो हम बेसिकली करते क्या है, दो कॉन्जुगेटिव एरर की बात करते हैं।
आपके पास मान लीजिए n+1th स्टेप पे इटरेशन पे एप्सिलॉन n+1 एरर आ गई और nth स्टेप पे एप्सिलॉन n एरर आ गई। तो हम ये देखते हैं कि एप्सिलॉन n+1 और एप्सिलॉन n में क्या रिलेशन है। ये जो यहाँ पर पावर p आती है ये बताती है कि आपके पास वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा कि सेकंड ऑर्डर का होगा कि थर्ड ऑर्डर। ठीक है। जो हमारे पास वो 1.168 आ रहा है उसमें आपके पास p+1/p आई थिंक 1 बनेगी। राइट। तब जाके आप उसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वहां से एक गोल्डन रेशो वाला नंबर मिलेगा। ठीक है। डन। अब इसमें क्या करना है, आपके पास इक्वेशन है x=5x। आप जब इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, x=5 x=xi, यदि इसे सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक। ओके। तो मैं यहां से क्या करता हूं, xn+1 = 5xn। ठीक। तो मेरे पास ठीक है, xn+1 माइनस के x = ये हुआ मेरे पास 5xn। xn+1 माइनस, ठीक है, xn+1 = n। ठीक। हाँ सही है। तो xn+1 में से ये वाली माइनस करें, माइनस जाई इक्वल टू क्या आ गया, 5xn-5 जाई। तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, xn+1 माइनस जाई, ये मिल जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन n+। करेक्ट। ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू माइनस कर दी तो मेरे पास आ गया एरर, और वो भी n+1 स्टेप पर। जब यहाँ पे रखेंगे तो हम xn की वैल्यू पुट करते हैं, xn की वैल्यू इसी टर्म में हम पुट करेंगे तो हम लिखेंगे इसे एप्सिलॉन n माइनस के 5 ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया। ये वाला आपके पास x=5x स्कीम है। ठीक है, मतलब जिसे आपको सॉल्व करना है। जाई उसके पास एग्जैक्ट रूट हो तो x की जगह जाई रखोगे, लेफ्ट टू राइट बराबर हो जाएगा। ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन की स्कीम है, फिक्स पॉइंट डेरिवेशन। तो मैंने xn+1 में से जाई को माइनस करा तो 5xn में से 5 जाई को माइनस करूंगी, और जो मेरे पास xn+1 है वो है जाई प्लस के एप्सिलॉन n+1 वेयर एप्सिलॉन इज एरर। ठीक। अब इसका जरा टेलर सीरीज से अप्रोक्सीमेशन कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 5 जाई प्लस के एप्सिलॉन n 5 - जाई प्लस के एप्सिलॉन n² / 2 5 - जाई एंड अप टू सोन माइनस के 5 जाई। इससे ये कैंसिल। अब आप देखो, यदि आपके पास 5 - जाई 0 मिला, मेरे पास जो जाई है वो किसका रूट है, वो है f(x)=0 का, तो मेरे पास f जाई तो 0 मिलेगा। मेरे पास 5 जाई 0 मिले ऐसा तो जरूरी नहीं है। करेक्ट है। बट यदि 5 - जाई 0 मिल गया तो आपके पास क्या होगा, ये वाली टर्म हो जाएगी 0, एप्सिलॉन n⁻1 वाली वहां से हो गई गायब। और मेरे पास 5 डबल डैश जाई मिला नॉन जीरो, तो फिर मैं क्या कहूंगा, फर्स्ट टर्म के साथ ही हम एरर को अप्रोक्सीमेट करते हैं, इक्वेट करके वहां से ऑर्डर निकालते हैं, तो वहां से कितना आ जाएगा, ऑर्डर 2। यदि आपके पास ये वाला नॉन जीरो आया तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। आपके पास ट्रिपल डेरिवेटिव पे नॉन जीरो आया तो आपके पास ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। आते हैं कि नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, देखो जरा। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि कंसीडर द फिक्स पॉइंट इटरेशन
एक्स एन प्लस वन इक्वल टू फाइव एक्स एन विद फाइव एक्स इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री प्लस के एक्स एन माइनस थ्री का पावर थ्री। इस वाली स्कीम से आपको रूट निकालना है, और उसने यहाँ पे फाइव एक्स आपको डिफाइन करके दे दिया और पूछा कि आप बताओ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यदि आप 3.25 लेकर चलते हैं इस वाले इंटरवल में, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड इज व्हाट। तो जब तक आपको रूट ना पता चल जाए तब तक तो आप ऑर्डर भी नहीं निकाल सकते फिक्स पॉइंट इटरेशन का। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट रूट पे फाइव की वैल्यू देखनी है कि कौन सा डेरिवेटिव नॉन जीरो मिल रहा है फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे x इजकल टू फाइव एक्स रख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या हमें वहां से रूट मिल जाता है कि नहीं। अब जो इसने इंटरवल दिया है इसकी भी इंपॉर्टेंस देखना, और जो इनिशियल पॉइंट दिया उसकी भी इंपॉर्टेंस देखना। यहां से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x इजकल टू थ्री प्लस के एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री। आप इसे लेफ्ट में ले आओ तो ये बन जाएगा x माइनस थ्री माइनस के एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री इजकल टू जीरो। x माइनस थ्री आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया वन माइनस के एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इजकल टू जीरो। तो आपके पास यहां से x इजकल टू थ्री एक रूट मिल जाता है। करेक्ट। रूट और भी मिलते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा वन प्लस के एक्स माइनस के टू और वन माइनस के एक्स माइनस के सॉरी थ्री थ्री। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा x माइनस के टू, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा माइनस एक्स, और यहां से हो जाएगा वन माइनस के, नहीं माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो वन प्लस थ्री फोर। तो यहां से कितना रूट मिला टू, और यहां से कितना मिला फोर। यानी कि आपके पास टू थ्री फोर चार रूट कॉन्जुगेटिवली मिल रहे हैं। अब आप इस वाले स्कीम से किसकी बात करोगे, जिस रूट के नेबरहुड में आप रहोगे। उसने कहा है कि 2.5 से 3.5 बिल्कुल मिड मिड लेंगे, उसके अंदर लिया है 3.25 यहाँ पर। तो आप कौन से रूट की तरफ जाएंगे, आप जाएंगे थ्री की तरफ। ठीक है। इस वाले इंटरवल में जो रूट आएगा आपका वो आएगा थ्री। और देख लो आपके पास थ्री रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमें जो फाइव का डेरिवेटिव चेक करना है वो किस पे चेक करना है, टू पे थ्री पे या फोर पे। थ्री पे। आप फाइव का डेरिवेटिव देख लो। फाइव का फर्स्ट ऑर्डर डेरि फाइव फाइव में आप थ्री वैल्यू रखो, तो थ्री माइनस थ्री कितना हो गया, यहां से जीरो, यहां से थ्री बच गया, फाइव तो जीरो नहीं हुआ। बट जब आप फाइव का डेरिवेटिव करोगे तो थ्री का तो जीरो हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस थ्री स्क्वायर आएगा कि नहीं, वो कैसा मिलेगा, जीरो। फिर उसका भी डेरिवेटिव करोगे सेकंड ऑर्डर तो भी जीरो, थर्ड ऑर्डर करोगे तो जाके कैसा मिलेगा, नॉन जीरो। आई कुछ बात समझ में या नहीं। ठीक है। एक तो ये है कि इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो बस मैं ये बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिला है तो आप यहाँ पे बस फाइव का डेरिवेटिव निकाल दीजिए और ये देख लीजिए कि वो कब नॉन वैनिशिंग मिल रहा है। ठीक है। तो आपका आंसर तो आ गया, बट मैंने वो थ्री पॉइंट कैसे सेलेक्ट करा और क्यों मेरे पास डेरिवेटिव करने से फाइव का ऑर्डर मिल रहा है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, वो हमारा इस वाले पैटर्न से पता चला। समझ में आया। ठीक। तो ये हुआ मेरे पास मेथड। अब इस वाले में हम इस वाले चैप्टर में हमारे पास केवल इतनी चीजें हैं, बट इसके अंदर ये जो हमें फाइव डैश वाला पैटर्न मिलता है इससे हमें दो चीज पता चलती है। यहां पर हम बोल रहे हैं कि फाइव डैश आपके पास वन से लेस और माइनस वन से ग्रेटर। ठीक है। यदि जीरो हो जाएगा तो स्लोप बिल्कुल हो जाएगी पैरेलल, तो कट करने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। तो वो बोलता है कि जब माइनस वन से जीरो के बीच में रहे और जब जीरो से वन के बीच में रहे, मतलब जब आपके पास पॉजिटिव हो और जब आपके पास निगेटिव हो, इसमें बनेंगे आपके दो पैर। ठीक है। अगर दो रूट होते तो कैसे सेलेक्ट करते आप बताओ। जिस रूट के नेबरहुड में मैं हूं उससे पता चलता है बेसिकली। ठीक है। और दूसरी बात,
इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुम अपना फाइव का डेरिवेटिव चेक करो, इस वाले इंटरवल में क्या मिलता है फाइव का डेरिवेटिव। जब आप फाइव का डेरिवेटिव करोगे तो वो मिलेगा 3x - 3 की पावर 2। आप x की वैल्यू 2.5 रखो या 3.5 रखो, आपको यहाँ पे 3 × 1/2 का स्क्वायर ही मिलेगा, या तो प्लस का या माइनस का। हम्म तो यहां से क्या मिला, 3/4 मिला। लेस देन 1 आए कि नहीं। तो वो क्या बोलता है कि इस इंटरवल में जो रूट होगा उसकी तरफ कन्वर्ज करेगा। और मैंने आपसे कहा कि जब आप कोई भी इंटरवल लेकर चल रहे हैं वहां पे हम काम इस तरह से करेंगे जिससे कि मेरे पास एक रूट हो। मैंने आपसे क्यों मना करा कि आप बड़ा इंटरवल नहीं लेकर चलेंगे, इसीलिए तो, क्योंकि यदि आपने बड़ा इंटरवल लिया तो आप कोई से भी रूट की तरफ कन्वर्ज कर सकते हो फिर। ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपने इनिशियल पॉइंट कहाँ लिया है। अब जब इनिशियल पॉइंट आपके पास लेने की गुंजाइश ही नहीं है, आप 2.5 से 3.5 के बीच में कुछ भी लो, आप जाओगे 3 की तरफ ही, क्योंकि कोई दूसरा रूट ही नहीं। आई बात समझ में कि नहीं। बट यदि एक से ज्यादा हुए तो फिर ये डिपेंड करेगा ना कि आपने कौन से रूट के करीब लिया। ठीक है। अभी और सुनिएगा इस वाले मेथड में क्या है। तो यहां से वो दो चीजें बोलता है कि एक बार पैटर्न पॉजिटिव वाला, एक बार पैटर्न नेगेटिव वाला। तो यहां से क्या होगा, आपके पास स्लोप पॉजिटिव मिल रही है और लेस देन 1 मिल रही है। तो ये तो हुई आपके पास y = x वाली लाइन। ठीक। और एक आपके पास कर्व ऐसा है जिसका स्लोप पॉजिटिव भी मिल रहा है और 1 से छोटा है। तो मैं कुछ ऐसा बना लूं, ऐसे करके मेरे पास 1 से लेस स्लोप मिल जाएगा कि नहीं। करेक्ट। बोलो ये सुनो। रूट मेरा कहां पर मिल रहा है, रूट मेरा मिल रहा है थोड़ा सा इसे, अच्छा उसका मुझे एक्स एक्सिस भी शिफ्ट करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। रूट मेरा मिल रहा है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट। वो बोलता है कि आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लो। कैसे लोगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, एक्स एक्सिस को कोई भी वैल्यू ले लिया आपने। ठीक है। मान लो ये x1, तो आप कहोगे कि x1 निकालना है। x1 कैसे निकलेगा, 5x0 करके। करेक्ट। 5x0 करके। ये मेरे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो इसे कर रहे हैं ना, हम तो इसे कर रहे हैं सॉल्व। x = 5x। तो ये मेरे पास हो जाएगा x, और ये मेरे पास हो जाएगा 5x। तो इनका इंटरसेक्शन आएगा यहां पर। तो हमें जाना है इसकी तरफ, है ना कि उसकी तरफ। ओके, तो पीछे गलत बता दिया। तो हमने लिया यहां से x0। अब आप कहोगे कि जो x1 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ऐसे, x1 = 5x0। तो हम क्या करेंगे, हम x0 से करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ। x0 से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और रुकेंगे 5x पे जाकर। ठीक। तो जो मुझे 5x0 मिलेगा ये मेरे पास x1 वैल्यू हो जाएगी कि नहीं। हम्म अब या तो ऐसा है कि इस x1 को मेजर करो कि x1 आया कितना इस वाली लेंथ को, या फिर आप ऐसा करो, इसी के पैरेलल यदि लाइन ड्रॉ कर दूं मैं, और ये y = x वाली लाइन को जहां कट करेगा, तो क्या ये वाली जो पॉइंट होगा ये x1 होगा कि नहीं होगा। देख लो, दिस इज 5x0 ना। तो आपके पास मिल गया अब x1 पॉइंट। फिर वो कहेगा कि x1 पॉइंट से फिर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अभी तो आपने x0 से ऐसे करा था, अब x1 से डाउनवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आप आएंगे यहाँ।
ये आपके पास मिल जाएगा 5x1। तो यहां से मिलेगा आपके पास x2 पॉइंट। आप क्या कहेंगे, इससे पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करो, तो ये x2 मिल गया कि नहीं। हम्म। फिर इससे आगे सेम पैटर्न चलता रहेगा, तो आप हो जाएंगे रूट की तरफ। तो ये कैसा पैटर्न बना, यदि मैं यहां से इसे हटा दूं तो ये कैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। स्टेयर केस दिख रहा है कि नहीं। हम्म। करेक्ट। तो जब मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा दिखाई दे जिसकी स्लोप आप मुझे ये बता सको कि सर ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 मिल रही है बट पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में मिल रही है, तो यदि आपने मुझे कोई भी इनिशियल पॉइंट दिया तो उससे स्टेयर केस की तरफ आप चलेंगे। और स्टेयर केस से किसी फंक्शन का यदि आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको रूट निकालने की भी जरूरत ना पड़े, आप उसी से आंसर कर दो। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि यदि आप उसे ग्राफिकली नहीं देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यदि मैं जिस रूट के करीब लू वैल्यू तो मैं उसी के करीब कन्वर्ज करूंगा, जबकि ऐसा उसमें नहीं होंगे। ठीक है, अभी चल के आगे देखेंगे। समझ में आई ये वाली बात। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पे। दूसरा पैटर्न कहता है कि जब आपके पास मिल रहा हो -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में मिलेगा तो फिर आपके पास कर्व कैसा बनेगा। आपके पास ये हो गई y=x वाली लाइन। ठीक। अब आपके पास मिलनी चाहिए 90 से बड़ी सी है ना, ठीक है, निगेटिव, और 135 के बीच में, है ना। 90 से 135 में आपका जो एंगल रहेगा वो स्लोप आपके पास मॉडुलस <<1 रखेगा। हम्म। और 90 से बड़ा हो जाएगा तो 10 अपना साइन चेंज कर देगा, तो आपके पास वैल्यू कैसे मिल जाएगी, नेगेटिव। बोलो, ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो अब आप कोई एक ऐसा घर बनाओ जिसकी जो स्लोप है वो कुछ ऐसे जा रही। ठीक। हमने एक कर्व बना दिया लाइक दिस। ठीक है। इसकी स्लोप जो रहेगी वो आपके पास 90 से बड़ी रही। ठीक है। अब ये जो हम फ्री एंड कर्व बनाते हैं ना, तो इसमें भी यदि आपके पास -1 से छोटी हो गई स्लोप तो फिर आपके पास पैटर्न नहीं मिलेगा, और यदि हमने -1 से छोटी बना ली तो हमारे पास पैटर्न मिल जाएगा। अब उसने फिर से कहा कि आप एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेकर चलो। हमने कहा कि ये लो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ये रहा एक्स। हमारे पास यहां पर इंटरसेक्शन है। ठीक। वो कहेगा कि x0 से x1 वैल्यू निकालनी है, तो फिर वापस से आप x0 से परपेंडिकुलर करोगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो 5x वाले कर्व को वो कट करेगा वो जाएगा यहाँ। ठीक। तो ये मेरे पास मिल जाएगा x1 यहाँ पे। ये वाली बात सही है। और यहाँ पर मिलेगा ये मुझे 5x। नहीं, ये वाला x1 नहीं, वो तो आपके पास ये मिलेगा मुझे 5x0, और यही होगा मेरे पास x1। मैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। करेक्ट। बोलो, समझ में आया सभी के या नहीं। x0 से 5x0, 5x0 पे जितने वैल्यू मिल रही है ये वाली जो लेंथ होगी ये आपके पास x1 होगी। इससे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट जो मिलेगा ये वाली लेंथ एक्चुअल में यहाँ पर आएगा x1। x1 से फिर मैं 5x1 निकालूंगा, तो मैं वहां जाने की बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। फिर इससे नेक्स्ट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, x1 पे 5x1, चाहे नीचे से परपेंडिकुलर कर लो चाहे ऊपर से। ठीक। फिर आप कहोगे कि यहां से आप नेक्स्ट पॉइंट निकालो, फिर यहां से परपेंडिकुलर,
फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ? ये कहलाता है स्पाइरल, राइट। और इस केस में बेसिकली होता क्या है, आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, ये है x1, करेक्ट। ये वाला पॉइंट है x1, ये वाला पॉइंट है x2, ये वाला पॉइंट है x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7, ऐसे। जैसे आप रियल एनालिसिस में सीक्वेंस देखते हो ना, कि एक सीक्वेंस जो इवन वाली है वो इंक्रीजिंग है और ओड वाली है वो डिक्रीजिंग है, और वो बार बार क्या हो रहा है कि एक ही पॉइंट की तरफ आकर रुक रहे हैं, तो आप उसे कन्वर्जेंट बोलते हो कि नहीं बोलते? हम्म। तो सेम इसमें होगा कि इसमें जो इवन वाली और ओड वाली सीक्वेंस है, एक डिक्रीजिंग है तो एक इंक्रीजिंग है, डिपेंड करेगा कि आपने जो एक्स नॉट पॉइंट लिया है वो आपका किस तरफ से लिया है, राइट। अभी यदि एक्स नॉट आप इधर की तरफ से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, देखते हैं एक बार। Shit. अभी आपने जो एक्स नॉट पॉइंट है, यदि हमने इधर की तरफ से ले लिया, यहां से, तो आप कहोगे कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये आपके पास मिल गई कौन सी वैल्यू, ये एक्स नॉट पे 5x0। तो यहां से अब आप वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास x1, ठीक है। अब x1 पे जब वैल्यू निकालोगे तो उससे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे वो जाएगा ऐसे। क्या आपके पास ये कन्वर्स करेगी? बताओ, क्या दिखाई दे रहा चाहिए? क्या ये कन्वर्स करेगा? उससे नेक्स्ट आपको पॉइंट मिलेगा ऐसे, फिर आप ऐसे जाओगे, तो आपके पास तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो x0, x2, x4, x6, x8, ये वाली सीक्वेंस मिलेगी इंक्रीजिंग, और जो x1, x3, x5 वाली है वो मिलेगी डिक्रीजिंग, ठीक। बाकी आपके पास मेथड कन्वर्स करेगा ही करेगा। देखो जरा, इसी वाले पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे कैसे आया था क्वेश्चन। एक्स नॉट आपके पास 0 है, और एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू दिया गया है कॉस एक्स एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एक्स एन इज इंक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट, एक्स एन डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जेंट, एक्स एन इज कन्वर्जेंट एंड एक्स टू एन लेस देन लिमिट एक्स एम लेस देन एक्स टू एन प्लस वन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कुल मिला के उसने तो यही पूछा कि आपके पास एक्स एन कन्वर्स कर रही है कि नहीं कर रही, है ना। और आपके पास डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का केस पूछा, और क्या ये वाली कंडीशन होल्ड करती है कि नहीं। यहां से आपके पास x इज इक्वल टू 5x, तो 5x आपके पास कितना है, cos x। इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन x, ठीक। अब x नॉट आपने 0 लिया है, ठीक है। तो 5x 5 डैश एक्स नॉट आपके पास कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है कि नहीं, करेक्ट। स्ट्रिक्टली लेस देन 1 मिल गया। तो ऐसे इंटरवल के अंदर रहो आप जहां पर 5 डैश कैसा रहे, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो मैं 0 के नेबरहुड में रहूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो साइन एक्स है वो मुझे वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू ही देगा। कहीं 90 पे जाके 1 देगा तो मैं वहां तक क्यों जाऊंगा, मैं तो उससे पहले रह लू, करेक्ट। तो मेरे पास ये जो उसने बनाया है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू कॉस एक्स एन, ये कन्वर्स तो करेगा। हम्म। तो उसने कहा कि इंक्रीजिंग कन्वर्जेंट डिक्रीजिंग कन्वर्जेंट, तो इन दो में से तो जवाब मिलेगा नहीं, बट हाँ ये जो नॉट कन्वर्जेंट है ये तो गलत होगी। अब हम ये देखेंगे एक्शन इंक्रीजिंग मिलेगी कि डिक्रीजिंग मिलेगी, या फिर इस टाइप से मिलेगी। ये मुझे पता चलेगा कि
मेरे पास यहाँ पर पैटर्न बनना कैसे वाला है, जब मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ। एक चीज और, जब आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो आपके पास जो पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ। एक्स नॉट आपने जीरो दिया तो एक्स वन आपके पास वन मिला, कॉस जीरो। तो फिर जब एक्स टू निकालेंगे कॉस वन, तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। फिर से आप वैल्यू लोगे, फिर से पॉजिटिव। तो हम बेसिकली फाइव एक्स का कर्व ही बना लेते। ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। और मेरे पास cos x कुछ ऐसे जाएगा, करेक्ट। आप जीरो के नेबरहुड से शुरू करें, आपने x की वैल्यू जीरो ली है, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू जीरो ली है तो आपने मुझे यहां से वन, आपने यहाँ पे ये ड्रॉ करा वन, ठीक। फिर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, फिर यहां से आपके पास ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। क्या बन रहा है, स्पाइरल बनेगा कि नहीं बनेगा? हम्म। और स्पाइरल बनेगा तो आपके पास एक्स नॉट पॉइंट यहाँ पर, एक्स टू यहाँ पर, एक्स फोर यहाँ पर, एक्स सिक्स यहाँ पर, ये कैसी बनेगी, ये बनेगी डिक्रीजिंग, ठीक। फिर यहां से आपके पास आएगा एक्स वन, यहाँ से एक्स थ्री, यहाँ से एक्स फाइव, ये आएगा आपके पास ओड वन। और जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस वन, दिस इज योर लिमिट, जिसपे सीक्वेंस कन्वर्स करेगी। उसने कहा कि ये रही आपके पास लिमिट, तो ये तो एल हो गई। तो जो एल है वो हमेशा एक्स टू एन और एक्स टू एन प्लस वन के बीच में लाई करेगी, चाहे आप एन की वैल्यू कुछ भी लेंगे। एन की वैल्यू आपने जीरो ली तो एक्स नॉट एक्स वन, फिर वो कहेगा कि एक्स टू एक्स थ्री, फिर वो कहेगा एक्स फोर एक्स फाइव, तो इन्हीं के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? हम्म? तो क्या होगा, इंक्रीजिंग है ये गलत, डिक्रीजिंग है ये गलत, कन्वर्जेंट है ये सही है, और यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होगी, और ये वाला भी गलत है, ठीक है। इसके अंदर पूछ लिया उसने कि आपके पास यदि कन्वर्जेंस थ्री है तो फिर आपके पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, है ना। इस वाले में देखिए, इसमें उसने दिया कि जी एक्स आपके पास ई टू दावर एक्स माइनस टू दिया हुआ है, और एक्स एन इजल टू जी एक्स एन माइनस वन, ये फिक्स पॉइंट इटरेशन स्कीम बना दी। तो उसने पूछा कि आपके पास और इसमें दो फिक्स पॉइंट है, पी वन लेस देन पी टू, पी वन छोटा पी टू बड़े वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कि पी वन से पी टू के बीच में रहते हैं तो आपके पास क्या होता है। जो फिक्स पॉइंट होंगे जी एक्स के, वो कैसे मिलेंगे, जी एक्स इजल टू एक्स रख के मिलेंगे कि नहीं? हम्म। तो जो P1 और P2 दिए हैं उसमें फिक्स पॉइंट, क्या ये आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, उसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे? करेक्ट है। अब नॉर्मली यदि मैं बात देखूं तो P1 से P2 के बीच में, P1 से P2 के बीच में मैं कोई पॉइंट लेकर चलूं तो मुझे क्या लगेगा, ये मेरे पास P1 है, ये मेरे पास P2 है, रूट है बेसिकली। यदि मैं P1 के पास में लेकर चलूं तो मैं P1 की तरफ कन्वर्स करूंगी, हाँ या ना। और यदि मैं P2 के पास में लेकर चलूं तो मैं P2 की तरफ कन्वर्स करूंगी, बोलो ठीक है कि नहीं है? ऐसा ही ऑब्जर्वेंस रहता है ना जब हम सबसे पहले वाले मेथड्स में काम करते हैं। बट जब हम फिक्स पॉइंट इटरेशन में काम कर रहे हैं तो हम इनिशियल पॉइंट क्या लेकर चल रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि हम किसकी तरफ कन्वर्स करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप P2 के नेबरहुड में जा रहे हैं तो P2 पर ही कन्वर्स करेंगे, या P1 के नेबरहुड में जा रहे हैं तो P1 पर ही कन्वर्स करेंगे, ठीक। और इसका आपको इनिशियली ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा,
और जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको तुरंत पता चल गया। देखो, तो जब हम इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, एक तो बनाएंगे y इक्वल टू एक्स, और एक बनाएंगे जी एक्स, और वो होगा e टू दावर एक्स माइनस टू। तो दोनों का कर्व बनाना कोई मुश्किल तो है। हमने e टू दावर एक्स माइनस टू, ये है हमारे पास जी एक्स, इसका कर्व बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया e टू दावर एक्स। ठीक है, ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है आपके पास y। जब हम माइनस टू कर रहे हैं तो जब हम x की जगह जीरो रखेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी कि नहीं। यानी कि जीरो पे वैल्यू वन की बजाय माइनस वन आएगी। तो मैं क्या करूं, इस एक्स एक्सिस को दो पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दूं। हम्म, ठीक है, हमने इसे कर दिया यहां पर शिफ्ट। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास अब ये पॉइंट हो गया माइनस से, हमने इसे यहां से हटा दिया। ये हो गई आपके पास एक्स एक्सिस। अब हम ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स। इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर चलने लगते हैं। अब आपने y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है। तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन, ये P1 पॉइंट, मतलब दिस इज P1। और ये जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहां से, दिस इज P2। ठीक, अब आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जो स्लोप आपके पास रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है? बोलो। यहाँ पर तो आपको स्लोप दिखाई दे ही रही है ना, कि भाई आपकी 45 से लेस रह रही। बट जैसे जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आपके पास ये 45 से बढ़ भी रही, राइट। बट आप यदि यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेकर चलेंगे तो वो तो क्लियर सी बात है कि आपके पास स्टेयर केस पैटर्न बनेगा। तो स्टेयर केस किधर की तरफ बनेगा, इस वाले रूट की तरफ बनेगा कि नहीं, P1 की तरफ। करके देख लो। आपने मुझे कोई भी एक पॉइंट दिया एक्स नॉट, यहां पर आप एक्स नॉट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जी एक्स पे, ये रहा। फिर वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, फिर वहां से परपेंडिकुलर, फिर वहां से ओरिजेंटल, फिर परपेंडिकुलर, फिर ओरिजेंटल। तो कहां पहुंचे, P1 की तरफ। अब जरा आप P2 के पास में कोई रूट लेकर चलो, P2 से लेफ्ट में। P2 से लेफ्ट में आपने बिल्कुल यहां पर कोई रूट ले लिया। ठीक, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। आप क्या करेंगे, ये मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, फिर उससे नेक्स्ट पॉइंट। तो जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, तो आप एक से दो स्टेप में या तीन स्टेप के अंदर फिर से उसी वाली रेंज में आ जाएंगे कि नहीं, जहां पे आपका डेरिवेटिव फाइव एक्स का डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव, वो स्ट्रिक्टली लेस देन वन मिल रहा। आप जब इस वाले पॉइंट पर आए तो देखना यहां पर आपके पास स्लोप कैसी मिलेगी, लेस देन वन वाली रेंज में आ गई कि नहीं आ गई। और जैसे उसके अंदर आए तो आपकी स्कीम कहाँ कन्वर्स करेगी, अभी P1 पर। यदि आपने P2 से आगे कोई रूट लिया, इस वाले लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और इस वाले कर्व को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। जब आप P2 से आगे कोई रूट लोगे तो वो कैसे जाएगा वो देखो। आप कहोगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी किस पे, जी एक्स पे। फिर उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, और फिर उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो क्या कभी आप P2 की तरफ कन्वर्स कर पाएंगे इस वाले जी एक्स के लिए, नहीं। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा था वो देखिए। उसने कहा कि एक्स एन कन्वर्जेस टू P1 फॉर एनी एक्स नॉट बिलोंग्स टू P1 टू P2। करेक्ट है। जबकि हम ग्राफिकली इसे ना देखें तो हमें ऐसा फील होगा कि
P1 के पास लेंगे तो P1 की तरफ, और P2 के पास लेंगे तो P2 की तरफ। ठीक है, तो पहले वाला सही हुआ, एक्स नॉट कन्वर्स टू P2, ये गलत हो गया। यहाँ पे आपके पास कन्वर्स टू P2 फॉर एनी एक्स नॉट ग्रेटर देन P2, P2 से बड़े पे वो P2 पर कन्वर्स करेगा, ये भी गलत हो गया। और एक्स एन कन्वर्स टू P1 फॉर एनी एक्स नॉट लेस देन P1। ठीक है, अब यदि P1 से छोटा ले लें, हम इधर की तरफ लेंगे, इधर, इधर तो हमारा कर्व बेसिकली फ्लैट होने की कोशिश करता रहेगा। आपने कोई पॉइंट यहीं पर पकड़ ली, आप कहोगे जी यहाँ पर, ठीक, इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। ठीक, फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। चलो ना, सॉरी, पेन डाल दो। जो आपके पास ये y इक्वल टू एक्स है, ये इधर की तरफ फ्लैट होने की ऐसे कोशिश करते रहेंगे। आप जैसे ये यहाँ पर एक्स नॉट कोई पॉइंट ले रहे हैं, पी नॉट P1 से छोटा, तो वो आपसे कहेगा कि यहाँ पर आप ये ड्रॉ करें। ठीक, अब इससे आगे ये मिला आपके पास x1 पॉइंट, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर परपेंडिकुलर, तो ऐसे। तो आप फिर भी P1 की तरफ ही कन्वर्स करोगे कि नहीं? राइट, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि आप P1 से छोटा लो कि P1 से P2 के बीच में लो, तो आप कन्वर्स किसकी तरफ करेंगे? P1 की तरफ। P2 से आगे लिया तो वो आपका कहीं भी कन्वर्स नहीं कराए। राइट, समझ में आया सभी? तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ, और ये दोनों हुए इसके गलत। ठीक है, चलो, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी कुछ उसने ऐसा ही करा है। बात तो उसने करी है यहाँ पे न्यूटन रेफसन से, बट उसने कंडीशन जो दी है, उसने कहा है कि एफ आपके पास एक ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ए टू बी इंटरवल सच दैट फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो एंड सेकंड डेरिवेटिव इज आल्सो लेस देन जीरो। यानी कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो भी डिक्रीजिंग है, मतलब उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी डिक्रीज होती चली जाए। ठीक है, एफ डैश, तो एफ डैश की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो मैं ऐसा देख सकता हूं कि एफ क्या है, मेरे एफ डैश क्या है, एफ है, एफ फंक्शन, एफ डैश है एफ फंक्शन का डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकलती है? टेन थीटा से। ये सुनो, ठीक है, ये आपको स्लोप बताता है। तो हम वहां पर देखेंगे कि हमारे पास स्लोप भी डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब यदि मैं एंगल काउंट कर रहा हूं तो वो मेरे पास कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग पैटर्न में होना चाहिए। राइट, तो फिर हमें ये देखना है कि यदि हमारे पास डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो फंक्शन मेरे पास कैसा मिलता है। आपके पास एक इंटरवल ए है, एक बी है, मुझे ये तो पता चल गया कि फंक्शन आपके पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। आपने कहा कि जाई आपके पास ए से बी के बीच में कोई पॉइंट है जहां पर फंक्शन जीरो हो रहा है, मतलब जाई आपके पास हो गया real। तो एफ जाई पे तो उसने वैल्यू जीरो दे दी। अब जब डिक्रीज कर रहा है तो जाई से पीछे कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, और जाई से आगे कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। करेक्ट है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है फंक्शन, डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीज दो तरीके से कर सकता है, या तो ऐसे करे डिक्रीज, ठीक है, या फिर ऐसे करे डिक्रीज। हाँ या ना? राइट, तो दोनों ही केस में मुझे ये देखना होगा कि मेरे पास जो स्लोप है वो कब डिक्रीज हो रही है। देखो जरा, इस वाले केस में आपके पास क्या हो रहा है, जाई के नेबरहुड की बात कर ले, आपने यहां पर निकाली स्लोप, ठीक है, फिर यहां पर निकाली, आपके पास एंगल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ये घट रहा है, थीटा। बोलो, फिर आप थोड़ा सा, नहीं, हम पहले रहेंगे यहां पर, जाई से आगे गए,
तो इस वाले पॉइंट पे, हाँ करेक्ट, बढ़ रहा है। तो मेरे पास ये वाला पैटर्न तो नहीं हो सकता, तो मेरे पास पैटर्न कौन सा होगा? पैटर्न होगा मेरे पास कुछ इस तरह का, इसाई को यहाँ पहुंचाएगा। अब इस पे देख लो, यहाँ पर आपके पास स्लोप मिल रही है ये वाली, ठीक है, यहाँ पर। इससे नेक्स्ट गए तो आपके पास जो स्लोप है वो हो जाएगी ऐसी। तो एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले एंगल था ये वाला, अब एंगल हो गया ये वाला। डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? बोलो। वैसे भी आप बताते हो ना कि यदि आपके पास एफ डबल डैश है तो कॉनकेव टाइप का बनेगा। कॉनकेव कैसा? केव ऐसी तो होती है। हम्म ठीक। तो जब इससे करोगे, अब उसने क्या कहा नेक्स्ट में, मतलब पूरा क्वेश्चन आप ग्राफिकली, क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है, बट यदि ग्राफिकल हो तो आप इसे मतलब 30 सेकेंड में फिनिश कर सकते हो यदि आप सही डायरेक्शन में सोच पाओ। उसने कहा कि आपने एक्स के जाई से बी के बीच में लिया है, जाई से बी के बीच में उसने आपको कोई एक्स के इटरेशन दे दी, ठीक। अब जब मैं एक्स के प्लस वन निकालता हूं तो कैसे बताया था? अब आपको यहाँ पे न्यूटन डक्शन पता होना चाहिए कि मैं अप्लाई कैसे करता हूँ। तो यहां से हम बोलते हैं कि आपने एक्स के प्लस वन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जिस पॉइंट पे उसने कट करा वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ, ठीक है, वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। तो हमारे पास ये पॉइंट मिल गया, ये वाला। अब ये जो पॉइंट मिलेगा ये जाई से लेफ्ट में मिलेगा कि जाई के राइट में मिलेगा जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? मतलब जो मेरी टेंजेंट है वो क्रॉस करके ऐसे जाएगी कर्व को, या क्रॉस ना करके, क्योंकि टेंजेंट है तो टच करके जाएगी, तो वो इस वाले पैटर्न में मिलेगी मुझे, राइट में आएगा। और जब राइट में आएगा तो मेरे पास ये कहलाएगा एक्स के प्लस वन, तो वो जाई से तो बड़ा होगा, राइट, जाई के राइट में होगा, और एक्स के लेफ्ट में होगा, एक्स के से छोटा होगा। देखो क्या क्या पूछा उसने। उसने ये पूछा कि एक्स के प्लस वन से बड़ा होगा कि एक्स के प्लस वन से छोटा होगा। तो बताओ एक्स के प्लस वन जाई से बड़ा होगा कि छोटा होगा? जाई से बड़ा, पहला सही। दूसरा गलत। एक्स के प्लस वन लेस देन होगा एक्स के से, हाँ जी बिल्कुल। ये तो हम वैसे भी बता सकते थे, क्योंकि आपके पास फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। अब जो नेक्स्ट इटरेशन निकालोगे, अच्छा, हाँ फिर हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके तब बताना पड़ेगा। फिर उसने नेक्स्ट में क्या पूछा कि अब आप जाई से एक्स के बीच में कोई ईटा ले लो, ठीक है, एक्स के से जाई के बीच में कोई आपने ईटा दिया, तो आपको बताना है उस पे क्या होगा। सबसे पहले तो आपके पास जो एफ डैश ईटा है वो कैसा मिलेगा? जाई पे तो आपके पास जीरो है, तो एफ डैश ईटा आपके पास निगेटिव मिलेगा कि नहीं, लेस देन जीरो। हम्म और जो आपके पास एफ डैश एक्स के है, एक्स के आपके पास जाई से बड़ा है ना, तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो कैसी मिलेगी? एफ डैश, हम बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो जीटा है वो लेस देन मिलेगा एक्स के से, और जो फंक्शन है वो है मेरा डिक्रीजिंग। और जब डिक्रीजिंग फंक्शन है, इवन एफ भी डिक्रीजिंग है और एफ डैश भी डिक्रीजिंग, तो जब एफ डैश भी डिक्रीजिंग है तो एफ डैश ईटा पर जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? हम्म बस, एफ डैश ईटा अपॉन एफ डैश एक्स के विल बी ग्रेटर देन वन, दिस इज ट्रू। तो यहाँ तो हमें एस एच एस की कोई जरूरत नहीं थी, बट जो पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन है
उसमें मुझे क्लियर कट जरूरत पड़ेगी कि आपके पास, वैसे तो तीसरे में हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आपने बाई मिस्टेक ये वाला कर्व भी बना दिया, ठीक, और आप यहाँ पर लेकर चले ऐसे, तो आपके पास जो मिलेगा वो एक्स के प्लस वन पीछे ही मिलेगा। तो एक्स के प्लस वन लेस देन एक्स के, ये वाली तो ठीक होगी ना कंडीशन, छोटा होगा, है ना? ये तो ठीक है इसका, ये गलत है, पर ये भी इसका ठीक है, राइट। चलो जी, कल इसके हम करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। अब तो इसमें हमें केवल और केवल क्वेश्चंस ही करने रहेंगे, थ्योरी इसकी सारी की सारी डिस्कस हो गई, हमने आरओसी की भी बात कर ली, दो हमारे पास थ्योरम है, इंटरमीडिएट वाली थ्योरम, और जो फिक्स पॉइंट इंटीग्रेशन है उसमें डेरिवेटिव का मॉडुलस लेस देन वन से, ठीक है। तो वहां पे जो भी आप पॉइंट लेकर चलोगे उस इंटरवल में आपके पास इसकी हमेशा कन्वर्स करेगी। और बाकी ऐसे तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में उसने पूछा कि आपके पास फाइव थ्री टाइम कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सपोज दैट इट डिफाइंड बाई एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू फाइव एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कन्वर्स टू फिक्स पॉइंट जाई ऑफ फाइव। तो बताइए आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस थ्री है तो क्या हो। तो जब आपके पास थर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है तो थर्ड डेरिवेटिव ही आपके पास नॉन जीरो होंगे, उससे पहले दो क्या करेंगे, दो जीरो मिलेंगे, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी और में हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर आएगा, यहाँ सेकंड ऑर्डर आएगा, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर आएगा, ठीक है। देखो, ग्राफ बनाने का ये है कि आप ग्राफ से, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम 3 से 4 मिनट आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यदि वहां पे आप ग्राफ आराम से ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आप ग्राफ से ड्रॉ करके देख लीजिए, क्योंकि कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप मतलब पूरा सॉल्व करके देखोगे वहां से कुछ नहीं पता चलता, ठीक है ना। और जब आपको कुछ इस तरह से दे दे, यहाँ पर कहाँ गए, हाँ ये वाला है ना, P1 से P2 के बीच में एक्स नॉट कोई भी लेकर चला, अब कैसे डिसाइड करूं मैं कि मैं जो वैल्यू लेकर चल रहा हूं उससे जो कन्वर्जेंस मिलेगी, ठीक है, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। तो यदि ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बिल्कुल बना लो, आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। आपने लीनियर अलजेब्रा का पहला टेस्ट दिया है जो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड हुआ है, नए वाला टेस्ट, और पुराने आपने अटेंड कर ली, जिसने नहीं करे हैं, ठीक है, तो जाके कर लीजिएगा। इस वाली पीडीएफ को लेने के लिए आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप ऐप पे जाके 999 रुपीज में टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 22 प्लस टेस्ट मिलेंगे। अच्छा, आपने मुझे बताया था आपका चल नहीं रहा है ना, आप मुझे कल दिन में ध्यान दिलाइएगा, राइट। जो हमारा सी एस आई नेट का बैच है प्योर कॉम्बो, वो स्टार्ट होगा हमारा सेकेंड बैच फरवरी से, फर्स्ट वीक से। और जो अभी बैच चल रहा है उसके अंदर हमारा लीनियर अलजेब्रा चल रहा है 6 से 8:30, ठीक है। उसके बाद हमारा रियल एनालिसिस और फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट होगा, सेम टाइमिंग रहेगी। आप सी एस आई नेट जून 2026 या दिसंबर 2026 की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ऐप पे जाके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे, गुड नाइट। और क्लास आपको पसंद आई हो तो प्ले स्टोर पर जाकर आप रिव्यू लिख सकते हैं, इफ यू फील गुड। थैंक यू।